गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे श्वसन। इससे पहले हम डाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम श्वसन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। श्वसन होता क्या है? सबसे पहले श्वसन होता क्या है? श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है और उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। यानी श्वसन क्या होगी, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है। और इस विखंडन से क्या होती है, इस विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और भोज्य पदार्थ का जो ये विखंडन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। यानी श्वसन क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोज्य पदार्थ का, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है, जिस तथा हमें एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था, थोड़ा सा वो भी रिवाइज कर लेते हैं। डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन में क्या हुआ था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, पोषण पढ़ रहे थे। तो पोषण में क्या हुआ था, पोषण में क्या हुआ था, पोषण में भी क्या हो रहा था, भोज्य पदार्थों का विखंडन हुआ था, भोज्य पदार्थों का विखंडन हुआ था। तो फिर जब पोषण में भी भोज्य पदार्थों का विखंडन हो रहा है, श्वसन में भी भोज्य पदार्थों का विखंडन हो रहा है, तो अंतर क्या है? एक्चुअली जब पोषण में भोज्य पदार्थों का विखंडन तो होता है, लेकिन जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनसे क्या होता है, सरल पदार्थ बनता है। ऐसा पदार्थ जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी उसे अवशोषित कर सके और हमारी कोशिकाओं तक पहुंच सके। यानी यहाँ पे जो भी भोज्य पदार्थ होगा उसका क्या होता है, लास्ट में माना, जैसे क्या माना, कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट था, ये क्या होता है, लास्ट में ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये तो हो गया आपका पोषण। कैसे कैसे होता है, उसके लिए आपको मेरी पोषण वाली या डाइजेशन वाली क्या देखनी पड़ेगी, वीडियो देखनी पड़ेगी। आज हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा है श्वसन पे। तो अब इस ग्लूकोज का भी विखंडन, इस ग्लूकोज का क्या होना है, विखंडन होना है, जिससे क्या हम मिले, ऊर्जा मिले। इस ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलने की प्रोसेस है वो हमारी क्या है, श्वसन है। और कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है वो क्या है, हमारी पोषण है। तो यहाँ पर श्वसन और पोषण को आप थोड़ा समझ लीजिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा पीछे कर बता दिए। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, श्वसन। श्वसन भोज्य पदार्थों का विखंडन, जिससे क्या होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। श्वसन का जो पहला होते, हमें क्या चाहिए, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या, श्वास का आदान प्रदान, जिससे क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ों के थ्रू हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। कोशिकाओं में जो भी ग्लूकोज होता है उसका विखंडन करके क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करती है। यानी इसका जो पहला स्टेप है वो क्या करते हैं, श्वास का आदान प्रदान, जिससे क्या होते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और ये इस ऑक्सीजन से क्या होता है, भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है। यहाँ पे इतनी बात समझ आ गया। अब पहले ये समझ लीजिए कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है ये मेनली कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, जिसमें पहले आता है आपका एक अवायवीय श्वसन और दूसरा आता है आपका वायवीय श्वसन, जिसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ आ गई। अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन ये हैं क्या, इनके बारे में पता इन्हीं के शब्दों से लग जाता है, जरा बस देखने की देरी है। जिसे आप देखोगे आ, जिसके भी पहले आ लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, नहीं। तो इसका मतलब पहले हो गया नहीं। वायवीय का मतलब क्या है, वायु। और श्वसन में कौन सी वायु, ऑक्सीजन। यानी कि अवायवीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी कि जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या है, अवायवीय श्वसन। यहाँ पे देखिए वायु, कौन सी वायु, ऑक्सीजन। और कोई आ नहीं लगा, यानी कि जिसमें हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो क्या हो गया, वायवीय श्वसन हो गया। अब इतना समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए
कि ये होता किसमें, मतलब अवायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है और वायवीय श्वसन किसमें पाया जाता है। अवायवीय श्वसन जो हमने पढ़ना है वो दो है, दो में पाया जाता है। पहले आता है आपका ईस्ट को हिंदी इंग्लिश में ईस्ट ही कहा जाता है। दूसरा आता है हमारी पेशियों में ईस्ट और हमारी पेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन ये हमेशा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो वायवीय श्वसन वो हमेशा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब वायवीय श्वसन होता है तो श्वसन करने का जो हमारा मेन मकसद भी हो गया ताकि हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले, है ना। तो जो वायवीय श्वसन होते हैं उसमें जो मिलती है हमें, वो मिलती है हमें 38 ATP, जबकि जो अवायवीय श्वसन है इसमें केवल हमें 2 ATP ही प्राप्त होती है। ये बात यहीं पे समझ लिए, आगे आपको काम आएंगी। दूसरा ATP जो होता है इससे, ये ATP जो है इसे कोशिका की मुद्रा कहा जाता है, कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कोशिका की मुद्रा? आप देखोगे मुद्रा यानी पैसे, हम पैसों से क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की सारी चीजों को खरीद सकते हैं और अपने जो भी आवश्यकता है, जो भी हमारे शौक होते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। वैसे ही कोशिका को अपने जो भी कार्य करने थे या उसकी जो भी आवश्यकता होती है उसके लिए क्या होती है, उसे ATP की जरूरत होती है। यहाँ तक अगर उसे भोजन चाहिए भी ना, अगर उसे खाना चाहिए और ग्लूकोज उसे मिल भी गया, बाहर से हमने खाना दे दिया, उस ग्लूकोज से क्या, हमने भोजन बना लिया लेकिन उसे क्या करना होता है, ग्लूकोज में जब बनाना होता है तभी उसे क्या कहते हैं, एनर्जी मिलेगी। तो उस ग्लूकोज में बनाने के लिए भी उसे क्या होता है, ATP चाहिए, यानी एनर्जी बनाने के लिए भी उसे एनर्जी लगती है। इसलिए जो ATP होता है इसे कोशिका की मुद्रा कहा जाता है। इतनी बात यहाँ पे समझ लीजिए। अब मेन टॉपिक आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बस इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कभी पूछ सकता है, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन क्या है। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और दूसरा कई बार ये भी आ जाता है कि कोशिका की मुद्रा किसे कहा जाता है, ATP को कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में देखा गया है। अब आगे आप यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि श्वसन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। अब मेन कार्य श्वसन का यहाँ से शुरू होता है। अब हमें पता है, हमने भोजन किया, भोजन से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनानी होती है। अब जब हमने भोजन करा, भोजन हमारे पेट में गया, छोटी आंतों से अवशोषण किया और ब्लड के थ्रू वो सारे अंगों में पहुंच गया, वहां से क्या पहुंच गया, कोशिकाओं में पहुंच गया। अब भोजन जब क्या होता है, कोशिकाओं में आ जाते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज है वो जब कोशिका में आ जाता है, माना ये हमारी कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है, यहाँ पे क्या होगा, कोशिका द्रव, बाहर से भोजन क्या होता है, यहाँ आ गया, माना C6H12O6 ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में आ गया। जैसे ही ये कोशिका द्रव में आता है, यहाँ से इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका पहला विखंडन या पहला जो श्वसन प्रक्रिया है इसमें वो होती है और ये जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। ये 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल बन गए, तो यानी ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बन गए, 2 पायरुवेट यहाँ पे बन जाते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जो सबसे पहले श्वसन होता है या पहले विखंडन होता है वो कहाँ पे हुआ, आपके कोशिका द्रव में, जिसे साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में इसका पहला डाइजेशन होता है, पहला विखंडन होता है और जिसमें क्या बनता है आपका पायरुवेट, जिसमें आपका पायरुवेट बनता है। और ये पायरुवेट से आगे क्या बनेगा, पायरुवेट का आगे क्या होगा, ये डिपेंड करता है वो किसमें हो रहा है, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो ग्लूकोज होता है ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसे आप C6H12O6 लिखते हैं, दिख रहे हैं 6 कार्बन है। जबकि जब ये टूट जाता है तो इससे पायरुवेट बनता है जो कि C3H4O3 है। कितने कार्बन, 6 कार्बन से 3 कार्बन में बदल गया, यानी ये क्या हो गया, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। और 6 से इसमें 6 कार्बन थे तो 3 ही कार्बन मिले, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल पायरुवेट बन गए, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बन गए। और जब इसका विखंडन हुआ है, टूटा होगा, तो अवश्य है इससे क्या निकलनी चाहिए, एनर्जी निकलनी चाहिए। तो यानी कि ग्लूकोज
का जो पहला विखंडन होता है कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होते हैं। कितने मॉलिक्यूल का पायरुवेट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में इससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ से पायरुवेट के साथ क्या होता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन मिली या नहीं मिली। सबसे पहले जब पायरुवेट ईस्ट में, सबसे पहले ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट में होता क्या है, ईस्ट में ऑक्सीजन, ईस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो कौन सी क्रिया, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन होता है जब ईस्ट में क्या होता है, पायरुवेट का विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो ये इससे जो होता है एथेनॉल अम्ल बनता है, यानी C2H5OH एथेनॉल अम्ल बनता है। इसे लिखते हैं एथेनॉल अम्ल। क्या बना, एथेनॉल अम्ल बना है। और ये कार्बन, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इससे जो हमारा नया उत्पाद बना वो 2 ही है, जबकि हम जानते हैं उत्पाद में क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, वो क्या होता है, खत्म नहीं होता है। यानी कि एक कार्बन कहीं रह गया और एक कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है और साथ में इससे ऊर्जा निकलती है। अब मैंने बताया था कि ये कौन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, कौन सी क्रिया हुई, अवायवीय श्वसन हुआ, बिल्कुल सही। अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती थी वो कितनी ऊर्जा थी, कितनी थी, 2 ATP, यानी 2 ATP। जो ईस्ट है उसे कितनी ATP एनर्जी मिली, 2 ATP एनर्जी मिली। दूसरी बात है, जो ईस्ट में ये क्रिया होती है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो इस क्रिया को जो बोला जाता है उसे कहा जाता है किण्वन, उठा देती हूँ साहब, किण्वन, या इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। ये जो क्रिया है किसमें होती है, ईस्ट में होती है, और इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहाँ पे जो पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है कि ईस्ट फर्मेंटेशन में कौन सी क्रिया पाई जाती है, या फर्मेंटेशन में किसमें पाया जाता है, किण्वन किसमें पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस रीजन से वो ये बनता है कि जब हम आटे में ईस्ट को डालते हैं तो आटा फूल क्यों जाता है, क्यों जाता है, सोचिए जरा। उसका जो आंसर है वो इस रीजन में छुपा हुआ है। जब हम आटे में ईस्ट डालते हैं तो आटे से, मैंने बोला ईस्ट क्या करता है, एथेनॉल बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस जो आटा होता है उसे क्या करता है, फुला देता है, उसे पफी बना दिया जाता है। इसीलिए कोई भी चीज जिसे हमें ज्यादा पफी बनानी होती है उसे में क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। जैसे आपकी ब्रेड में हो गया और आपका केक हो गया, इन सब में क्या ईस्ट डाली जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पफी हो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो गया ईस्ट के बाद जब क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दूसरी बात, पायरुवेट, यहाँ तक की प्रोसेस सारे एनिमल में सेम होती है। कहाँ, ग्लूकोज से पायरुवेट से, पायरुवेट से आगे सब में अलग अलग होती है। पहली तो यही होगी। दूसरे, जब पायरुवेट में क्या होता है, दूसरा जब हमारी पेशियों में होता है, जब पायरुवेट हमारी पेशियों में जाता है और हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ज़्यादा एनर्जी को तोड़ने के लिए अगर ऑक्सीजन में, हमने देखा था ऑक्सीजन में क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगा उसके लिए। और ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, हमें ब्रीथिंग हमें फास्ट करनी होती है। देखिए हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े, उसकी कुछ फिक्स कैपेसिटी है, या फिर जब हम ऑक्सीजन हमने ले भी लिया उतनी मात्रा में ऑक्सीजन है भी हमारे लंग्स में, लेकिन वहां से और हमारे मसल्स तक पहुंचने के लिए क्या, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ब्लड को वहां तक ले जाने के लिए क्या थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम फास्ट एक्सरसाइज करिए, तेज एक्सरसाइज करें तो हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रहा है। मेन बात यह था कि जब पायरुवेट हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसमें होता क्या है, जो पायरुवेट होता है वो क्या होता है, तब हमारे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका होता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखोगे कार्बन, जो पायरुवेट है वो कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें कोई कार्बन तो बचा नहीं, तो यहाँ पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, साथ में यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। अवायवीय शोषण और ऑक्सीजन के एब्सेंट में, मतलब अवायवीय शोषण में कितनी ATP निकलेंगे,
2 ATP यहाँ पे भी निकलती है। जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों होता है वो दर्द? वो जो दर्द है इस लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है, और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इस लैक्टिक एसिड के कारण जो पेशियाँ होती है उसमें क्या होते हैं, क्रैम्प पड़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, हम क्या होता है 2-4 दिनों तक अपने जो पाँव होते हैं, जब हम क्या, अगर हम सिंपली क्या उठक बैठक भी लगा रहे हैं तो हमारे पैरों में क्या होता है, दर्द होने लगता है। किसके कारण? इस लैक्टिक एसिड के कारण। लेकिन 2-4-5-6 दिन बाद क्या होता है, वो जो दर्द होता है अपने आप ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है अपने आप ठीक? क्योंकि जो ये लैक्टिक एसिड होता है ये क्या होता है, ब्लड में घुल जाता है, और जैसे ही ये ब्लड में घुल जाता है, अब हमारे मसल्स में क्या है, लैक्टिक एसिड तो है नहीं, तो अब हमें क्या होता है, दर्द नहीं होता है। अगला जो इसका मेन स्टेप आता है वो आता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला जो है, इसको इस साइड लिख लेती हूँ, इस साइड ऑक्सीजन की, थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ, इसको लिखती हूँ इस साइड। जब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये जो क्रिया होती है ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें होता क्या है, जब जो पायरुवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वहाँ पे विखंडित हो जाता है। विखंडित होकर जो उत्पाद बनाता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलेगी मैं बता चुकी हूँ, कितनी निकलती है, 38 ATP हमें जो होते हैं जब वायवीय शोषण होता है तब निकलते। आप यहाँ पे देखोगे जो ये था ना 3 कार्बन कंपाउंड था, वो क्या 1 कार्बन कंपाउंड में क्या कंप्लीट टूट गया, यानी कि जो हमारा पायरुवेट था वो उसका क्या पूरी तरह से विखंडन हो गया। तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण श्वसन। इसे क्या जाता है, पूर्ण प्रक्रिया या पूर्ण श्वसन, कुछ भी कह सकते हैं, श्वसन। जबकि ये दोनों जो क्रिया हैं, ये दोनों क्रिया, इसमें देख रहे हैं कि जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो किसमें 2 कार्बन कंपाउंड में टूट रहा है, फिर 1 में टूट रहा है। ये 3 था, 3 का 3 ही रह गया। तो इन दोनों की जो ये दोनों जो क्रिया है, इन दोनों को कहा जाता है अपूर्ण श्वसन। ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण श्वसन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अपूर्ण श्वसन कहाँ होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है और ईस्ट में पाया जाता है। दूसरा जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बता देती हूँ। एक तो मैं बता चुकी हूँ कि जो पूर्ण श्वसन होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं उसके बाय प्रोडक्ट की। पूर्ण श्वसन में कौन से उत्पाद बनते हैं, तो कौन सा बन रहा है, हमारा बन रहा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या फिर जब फर्मेंटेशन होता है तो कौन से उत्पाद बनते हैं, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एनर्जी निकल रही है। या फिर जब मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन हो रहा है तो कौन सा उत्पाद बन रहा है, लैक्टेट। तो ये बाय प्रोडक्ट भी बहुत पूछे जाते हैं। सेकेंड की किसमें कितनी एनर्जी निकल रही है। जो ये ATP होते हैं, ATP के एक मॉलिक्यूल से, यानी एक ATP से जो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। यानी कि एक ATP से हमें 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर हमें 38 ATP क्या हो रही है हमारे पास बन रही है, तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 30.38 कर लो, जितनी भी बना उतना किलो जूल एनर्जी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि मनुष्य में जो होता है वो होता है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, उससे क्या बहुत एनर्जी मिलती है। यानी कि श्वसन हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यानी ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ये तो बात होगी कि हमने श्वसन पढ़ा, श्वसन से हमें क्या मिल रहा है। श्वसन में हमारा मेन मकसद क्या था, ATP को पाना है। पर क्यों, क्या जरूरत है इस ATP, क्यों हम इसके पीछे पड़े हुए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ATP मिले। कुछ तो रीजन होगा इस ATP का, सोचो जरा। ATP जो होता है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ATP पहले तो सबको पता चल गया होगा, पहले सबने सोच लिया होगा कि ATP इससे, क्योंकि हमें क्या होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही, जो पूरा कंक्लूजन है वो यही है कि ATP इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें अपने रोजमर्रा के काम करने, जितने भी शारीरिक कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊर्जा। ऊर्जा क्यों जरूरी होगी, शारीरिक कार्यों को करने के लिए, है ना।
जब हम कोई भी सारी कार्य करते हैं तो हम अगर मुझे यहाँ से थोड़ी दूर जाना है तो मुझे क्या करना होगा, पैरों से चलना होगा। कैसे चलेंगे, जब हमारी मसल्स क्या होती हैं, फैलती या सिकुड़ती होती। तो इस एटीपी के लिए क्या जरूरत क्यों होती है, पेशियों के, यानी कि पेशियों के फैलने एवं सिकुड़ने के लिए, मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के लिए क्या होती है, हमें एटीपी की जरूरत होती है। जब हायर क्लास में जाओगे तो आप वहाँ पे पूरी प्रोसेस पढ़ोगे कि मसल्स कैसे फैल रही हैं, कब उसे एटीपी जरूरत होती है। जैसे एटीपी खर्च होती है वैसे ही फैलना शुरू हो जाती है, फिर से अपनी नॉर्मल पोजिशन में जाती है। तो पहला हमें पता चल गया एटीपी के सिकुड़ने के लिए। दूसरा होता है हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है, किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है ना, किससे बनी है। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। लेकिन राइबोसोम को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या होती है, एटीपी की जरूरत होती है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एटीपी की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोटीन के संश्लेषण। तीसरा, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए दिमाग से जो मेरे थिंकिंग चल रही है कि मुझे आपको ये बताना, उसे बताने के लिए मुझे हाथ का मूवमेंट करना, अपना मुंह का मूवमेंट करना पड़े, साथ में मुझे लिखने के लिए। तो मेरे ब्रेन क्या करता है, सारी जगह क्या मैसेज पहुंचाता है कि ये काम करो। तो ब्रेन से बॉडी में मैसेज पहुंचाने के लिए, भैया बॉडी से ब्रेन में मैसेज पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी खर्च होती है, एटीपी की जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में एटीपी नहीं है तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा, या उससे ना तो कोई मैसेज लेगा ना कोई मैसेज देगा। और ब्रेन मैसेज लेता देता किस में है, आवेग के रूप में, यानी आवेग के संचरण के लिए, आवेग के संचरण के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट 4-5 हुए हैं पॉइंट है, जिससे आपको पता चलता है कि एटीपी क्यों हम श्वसन के पीछे पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बने, ताकि क्या हो, हमें ऊर्जा मिले, हमारी मांसपेशियां फैलने और सिकुड़ने में यूज होती है। प्रोटीन का संश्लेषण होगा तभी हमारी बॉडी बन पाएगी, उसके लिए हमें एटीपी चाहिए होगा। साथ में हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमारे ब्रेन प्रॉपर काम करना चाहिए, हमें उसे हमें सूचनाएं देनी पड़ेंगी, और सूचना को देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एटीपी की जरूरत होती है। तो ये तो बात हुई आपकी सिर्फ इतनी कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, क्या क्या बाय प्रोडक्ट बनते हैं, एक्चुअली क्या हमें किस तरह से एनर्जी मिलती है। लेकिन श्वसन की जो स्टेप है, मतलब जो रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी हम क्या नाक से सांस लेते हैं, फिर वो हमारे फेफड़ों में जाती है, एल्बुलाई में जाती है, कुपिकाएं बोलते हैं जिसे, वहां से क्या ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे पूरी बॉडी में जाती है। तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ कहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, पूरी कोशिका तक कैसे जाता है, फिर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो वो सारी प्रोसेस जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसे बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से कह सकते हैं। तो फिलहाल आप इतना पढ़िए। थैंक यू।